बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और मेरे साथ हैं ज़ुल्करनैन इकबाल और जनाब फ़खर रहमान साहब। पाकिस्तान की अदालतों में मुख्तलिफ़ इम्पॉर्टेंट केसेस उनके फ़ैसले भी आए हैं। आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट तहरीरी फ़ैसला आया जो लिखा था जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने, 3 मेंबर बेंच था और इसमें जो ARY के ख़िलाफ़ ये केस था, एक हिस्टोरिक डिसीजन है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत जो है अगर वो आइन के तहत काम नहीं करेगी और अपने मुखालिफिन को एंटी स्टेट बनाने की रविश अगर बरकरार रहेगी तो इससे इदारों पर लोगों का एतमाद जो है वो उठ जाता है और ये फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो हमने ऑब्ज़र्व किया है कि सियासी बुनियादों पर वर्कर्स को सियासतदानों के ख़िलाफ़, उनके अहल खाना के ख़िलाफ़ सिर्फ सियासी नज़रियात की बुनियाद पर मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। बड़ी एक हार्श और बड़ी एक स्ट्रॉन्ग ये एक तरह की वार्निंग है। इसके अलावा बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है कल का, उसमें जो बहरिया के केसेस हैं, कराची बहरिया, इसके अलावा यहाँ पिंडी बहरिया, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट केसेस है। इसमें कई 100 अरब रुपए इन्वॉल्व हैं, उनकी जजमेंट भी है, लेकिन अभी ज़ुल्करनैन के पास ताज़ा तरीन भी है, तो इन मामलात पर हम बात करते हैं। ज़ुल्करनैन, सबसे पहले तो जो कल इम्पॉर्टेंट केसेस हैं उसमें आपके पास इंफॉर्मेशन है कि शायद मलिक रियाज साहब ने कोई नई पटिशन डाल दी है। जी बिल्कुल। एक तो ये उस दरख्वास्त में है कि पहले बता दूं कि ये केस क्या है। ये बेसिकली बैरिया टाउन कराची की ज़मीन को इलीगल करार दिया था। 2014 का ये केस था। 2017 में जस्टिस एजाज अफजल खान जो पानामा बेंच का एक अहम रुकन थे, उन्होंने इस केस का जाते जाते अपनी आखिरी दिन फैसला सुनाया था, जिसमें 3 केसेस थे, बैरिया टाउन कराची का, बैरिया टाउन रावलपिंडी और मरी में जो है न्यू मरी प्रोजेक्ट, जिसे स्काई कॉमनर्स भी कहा जाता है, उनका। ये प्रोजेक्ट्स है तीनों जिसको उन्होंने इलीगल डिक्लेयर किया था और कहा था कि ये जो बैरिया टाउन के लिए ने जो ज़मीन का हसूल किया है ये बेसिकली खिलाफ कानून है। अलबत्ता उन्होंने इसको इस हद तक वैलिडेट ज़रूर किया था कि अगर बैरिया टाउन चाहे तो इन ज़मीनों की अदायगी करके इनको ख़रीद सकता है। ये सरकारी ज़मीनें थी जिनके ऊपर था। जैसे रावलपिंडी का एग्जांपल दीजिए तो वो जंगलात की ज़मीन थी, तख्त पड़ी वाली, और बाकी जो जिस पे मीडिया टाउन भी बना है इसकी एग्जांपल भी दी जाती थी। तजाद हसन साहब इनके वकील थे जो कहते थे कि अगर आपने बैरिया को इसके ऊपर करना है कि जंगलात की ज़मीन पे क्यों बना रहे हैं, तो मीडिया टाउन भी और PWD ये भी उन्होंने कहा जंगलात की ज़मीन पे बने हैं। एक वजाहत मैं कर दूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ये जो यहाँ पर मीडिया टाउन बना है ये उस टाइप का फॉरेस्ट था, उस टाइप की लैंड थी कि जिसमें एग्जेम्पशन दी जा सकती थी, जो कन्वर्टेबल थी। लेकिन बहुत सारा जो फॉरेस्ट का लैंड है वो बिल्कुल कन्वर्टेबल नहीं है, वहाँ पर इस केस को बुनियाद बना के आप वो रियायत नहीं ले सकते। जी जी। और ये था मामला जिसको 17 में जब ये हुआ तो 18 में फिर साकिब निसार साहब की सरबराही में एक इम्प्लीमेंटेशन इस फैसले के ऊपर उन्होंने रिव्यू सुना। 5 रुकनी बेंच ने, 3 रुकनी बेंच का फैसला था, रिव्यू हो गया। मलिक रियाज साहब को और बैरिया टाउन के दीगर कुछ मकीनों ने भी दायर किया था, वो खारिज हो गए। तब सिंध गवर्नमेंट ये कहती रही कि मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी की, क्योंकि ज़मीन उसके एरिया में आती है, कि हमें बैरिया टाउन ने अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी और भी बता दें हमारे नाजरीन को कि बेसिकली कराची बहरिया का केस ये था कि बहुत ही जो ज़मीन, सस्ती ज़मीन थी, बहुत दूर दराज की ज़मीन थी, उसके बदले में मलिक रियाज साहब ने बहरिया के लिए मलीर में बड़ी जो कॉस्टली ज़मीन थी वो उसका तबादला कर लिया था, विच वॉज इलीगल, जो हो नहीं सकता था। ये समी साहब थी 16,896 एकड़ ज़मीन बेसिकली जो मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी की हदूद में थी, वो बैरिया टाउन ने ली, जिसके बदले में उनको स्कैटर्ड कंसोलिडेटेड लैंड थी ये सारी। उसके बदले में उनको स्कैटर्ड लैंड दी गई, वो भी जो नक्शा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया उसके अंदर वो दादू के पास थी, कहीं बलूचिस्तान की हदूद में जाके बनती थी। क्योंकि जनाब मर्द आहन आसफ अली जरदारी साहब रिपोर्टेडली बहरिया के पार्टनर थे, भले कागजों में थे या नहीं, लेकिन बेनिफिशरी थे बहुत बड़े। और मलिक रियाज साहब के साथ उनकी दोस्ती भी है। ये लाहौर का भी घर और पता नहीं कहाँ पे कितने घर जरदारी साहब के पास जो है वो बने हुए। तो खैर सिंध गवर्नमेंट और मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी आगे सुप्रीम कोर्ट को कहते रहे कि जी हमें कोई नुकसान हुआ ही नहीं, हमें अल्टरनेट लैंड मिल गई है, तो आप इस केस को ख़त्म कर दें। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी और फिर जब ये फैसला रिव्यू भी खारिज हो गया तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग से बेंच बना। जस्टिस अजमत सईद उस बेंच के सरबराह थे, जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस एजाजुल एहसन उसका हिस्सा थे। इम्प्लीमेंटेशन होते रही। बैरिया टाउन को कहा गया कि जनाब आप ये बताएं
कि पहले तो नैब का क्योंकि मुकदमा भी चल रहा था इलीगल लैंड ट्रांसफ़र का और इन चीज़ों का, बैरियर टाउन की कोशिश थी कि वो मुकदमा रुके, लेकिन कोर्ट ने कहा जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता तब तक हम मुकदमा नैब को कार्रवाई से नहीं रोक सकते। फिर तय ये पाया, मलिक रियाज साहब को कहा कि जी आप बताएं कितने पैसे आप इस ज़मीन के देंगे। जस्टिस फैसल अरब जो खुद उनका ताल्लुक कराची से था, उन्होंने इंडिपेंडेंट असेसमेंट भी करवाई कि ये ज़मीन कितने तक की हो सकती है। तो कुल मिला के इन शॉर्ट अगर बात करें तो 460 अरब रुपए की फाइनल बोली दी मलिक रियाज साहब ने 16,896 एकड़ ज़मीन के एवज, जो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली। बदले में कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि जो नैब का केस है वो नहीं होगा, वो ख़त्म होगी कार्रवाई, क्योंकि उसको एज अ प्ली बार्गेन ट्रीट करवाया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अब ये रकम 7 साल में मलिक रियाज साहब ने अदा करनी थी। 25 अरब रुपये इसका डाउन पेमेंट थी, बाकी 2.25 अरब रुपये महीना उन्होंने 3 साल तक जमा करवाना था, और जो बकाया रकम जितनी भी बननी थी वो 4 साल की उन्होंने एक साथ में इक्वली, जिस तरह वो भी बेहतर समझे, उन्होंने वो जमा करवानी थी। तो एक साल का सिलसिला अभी तक जारी था। अब ये मामला उसमें बीच में एक दफ़ा आया कोविड के दौरान, फैसल अरब साहब रिटायर हो गए, इजाजुल हसन साहब बेंच के सरबराह बन गए, मुनीब अख्तर साहब ऐड हो गए बेंच के अंदर। तो मामला ये आया, मलिक रियाज साहब ने एप्लीकेशन दी कि जी क्योंकि कोविड है और हालात ख़राब हैं, सब तरफ ही बिजनेस डाउन हो गया है, तो मुझे अदायगियों में 1 साल की छूट दे दी है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी क्योंकि आपने कुछ वो जो जैसा का जिक्र भी होता है अलकादरी ट्रस्ट के कुछ पैसे थे जो उस चक्कर में जो बाहर से आए थे NCA वाले, कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ गए थे, लेकिन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए थे, वो अली रियाज मलिक साहब की कुछ ऑफशोर कंपनियों के ज़रिए वो दुबई से वो पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। अब वो ट्रेल पूरी क्या है, उन तक कैसे पहुँचे, ये फिर वो 12 नैब वाले बताएंगे। अब बता, सुप्रीम कोर्ट में जो रकम आई थी वो अली रियाज मलिक के कुछ अकाउंट से, उनकी ऑफशोर कंपनियाँ जो दुबई की हैं वहाँ से आई थी, 19 अरब रुपये के करीब वो एक आई थी और बाकी कुछ और पैसे आए थे। उन्होंने कहा कि हमें ये, क्योंकि अब मार्च अप्रैल चल रहा है, सितंबर तक की हम किस्तें दे चुके हैं, मजीद की एग्जाम्पशन चाहिए। तो कोर्ट ने कहा जी सितंबर तक तो आप काम चलाएं, जब आगे एप्लीकेशन आएगी तो देखें। इन शॉर्ट फिर ये हुआ कि दोबारा सितंबर के बाद से हियरिंग नहीं हो सकी थी और मामला अब तक पेंडिंग रहा। किस्तों पे स्टे ऑर्डर कोई नहीं मिला उनको, क्योंकि कोर्ट का उस वक्त ये मौक़िफ़ था कि हम सिर्फ इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, फैसला उसमें रद्द-ओ-बदल नहीं कर सकते, 1 साल की छूट हम नहीं दे सकते। उसके बाद ये मुकदमा गुलजार साहब का दौर आया, फिर ये खैर उनके दौर में कोविड था, उसके बाद उन्होंने भी नहीं लगाया, बंदियाल साहब ने इस मुकदमे को नहीं लगाया, अब काजी साहब ने इस मुकदमे को फिक्स किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने बैरियर टाउन ने एक और दरख्वास्त आई दी है मलिक रियाज ने, उसमें उन्होंने कहा कि 460 अरब रुपए की इतनी भारी रकम जो मुझे दी गई, मेरे जिम्मे डाली गई है, मैं वो अदा नहीं कर सकता। उसके उन्होंने सारा रीज़न दिया, उन्होंने साथ कंपैरिजन दिया है DHA सिटी कराची का। उन्होंने कहा कि DHA की जो 19,000 एकड़ के करीब ज़मीन है, जिसकी कॉस्ट है तकरीबन 1 अरब और समथिंग, 1 अरब और 90 करोड़ के करीब है, और एग्जैक्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। ये उन्होंने कहा कि इसकी टोटल कॉस्ट है, जबकि बैरियर टाउन की ज़मीन 16,896 एकड़ है, यानी कि DHA से कम है, और वो कराची सिटी में है, हमारी सिटी से बाहर है। उसके बावजूद हमें जो ज़मीन है वो 460 अरब रुपए की है। तो 99 ईयर लीज के ऊपर ये दोनों है। ये तकरीबन 1 अरब और 96 करोड़ की उन्होंने कहा कि DHA की जो ज़मीन है ना इतनी बन रही है, इतने रुपए की बन रही है, और हमारी 460 अरब की। उन्होंने कहा मैं नहीं ये इतने पैसे दे किसी भी रियल स्टेट डेवलपर के लिए उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट अंडरटेक कर सके इतनी हैवी कॉस्ट के साथ। लिहाजा आर्टिकल 9 का हवाला दिया गया, आर्टिकल 25 का दिया गया, आर्टिकल 4 का दिया गया इनके, कि ये बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है, लिहाजा इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना रिवर्स करे। अच्छा, इसमें एक दूसरा मामला भी तो जो है वो NCA से, बरतानिया से जो पैसे आए थे, अब वो जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बरतानिया से जो पैसे कहा जाता है कि डायरेक्ट आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में, ऐसा नहीं हुआ। जब ये इशू अराइज हुआ था कि वहाँ से मलिक साहब के पैसे आए, शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैं आज चलिए थोड़ा सा पर्दा हटा देता हूँ, लेकिन हल्का से ही हटाऊंगा, ज़्यादा नहीं। मैं इस बेंच के एक रुकन थे ऑनरेबल साहब, उनसे जाके मिला, क्योंकि हमें ज़ाहिर खोज तो होता है कि खबर तो निकालें ज़रा ये पैसे आए कहाँ से। तो उनसे कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन ली, कुछ दाएं बाएं सुप्रीम कोर्ट में दरवाजे खटकाए कि यार कुछ पता चले आया कहाँ से। अब दाएं बाएं वाले दरवाजे खटके तो उनसे थोड़ा सी मुझे सुनवाई हो गई, कुछ आवाज़ें आई। उन्होंने कहा कि यार मामला ये है भाई कि सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट NCA से कुछ नहीं आया, ना स्टेट बैंक से सुप्रीम कोर्ट को कुछ आया। सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो कह रहे हैं कि 38 अरब की रकम है, सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त तक तकरीबन 19 अरब के करीब पहुंची हुई थी रकम, 18 से 19 अरब के दरमियान रकम थी। ये जब मैंने चेक किया था उस वक्त की बात कर रहा हूँ। वो कह रहे थे कि ज़्यादातर जो उसमें रकम है वो अली रियाज मलिक की ऑफशोर कंपनीज हैं जो कि दुबई में हैं, उधर से आई हैं, कुछ बैरिया के अकाउंट से हमें मुख्तलिफ अकाउंटों से ट्रांसफ़र हुई हैं। ये कुछ बड़ी अमाउंट आई ज़रूर है,
18-19 अरब के करीब, लेकिन वो उधर से आई हैं ना, NCA से डायरेक्ट आई है हमें। जैसे कहा जाता है कि केस भी ये बनाया गया अलकादिर का कि NCA के पैसे वो स्टेट बैंक को नहीं आए, वो इधर चले गए। तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को NCA के पैसे नहीं आए थे, ना ही वो स्टेट बैंक के पैसे यहाँ पर आए थे। वो अली रियाज मलिक तक अब कैसे पहुंचे, ये अब नैब ने इन्वेस्टिगेट करना है और वो अदालत को बताना है कि NCA ने डायरेक्ट अली रियाज वेरी इंपॉर्टेंट देना है। अच्छा, इसमें समी साहब एक और चीज़ है, इजाज़ अफजल खान साहब ने, जैसे मैंने बताया कि 3 शहरों की ज़मीनों का फैसला किया था। कराची की हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो गई थी, क्योंकि साकिब निसार साहब ने कहा था जी मुझे डैम के लिए पैसे चाहिए, तो 460 अरब रुपए आएंगे, वो डैम बनाने में इस्तेमाल करना चाह रहे थे। लेकिन वो मामला यूँ हुआ कि सिंध हुकूमत ने कहा क्योंकि ज़मीन हमारी थी, तो आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर हमारा हक बनता है कि सिंध गवर्नमेंट को वो पैसे जाएंगे, क्योंकि ज़मीन सिंध की है। फेडरल गवर्नमेंट उस वक्त थी, इमरान खान साहब की, अनवर मंसूर साहब अटॉर्नी जनरल थे, वो दरखास्त लेके चले गए कि आइन के मुताबिक फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा पैसा, जो भी सुप्रीम कोर्ट में जमा होगा तो वफाक का हक बनता है। उससे फिर जब अटॉर्नी जनरल चेंज हुए, खालिद जावेद साहब ने कहा कि ये पैसा क्योंकि सिंध का है और सिंध पे खर्च होना चाहिए, इसलिए एक कमेटी उन्होंने तजवीज़ दी, जिससे सिंध गवर्नमेंट ने इतफाक़ किया कि एक चीफ सेक्रेटरी सिंध उसमें होंगे, एक वफाक का नुमाइंदा होगा, सूबों के नुमाइंदे होंगे, और कुछ जो अवामी शख्सियात होती हैं जिसको सिविल सोसाइटी कहा जाता है, वो लोग उसके नुमाइंदे होंगे। ये तय करेंगे नए प्रोजेक्ट कौन से लगाने हैं, उनको फिर ये फंडिंग यहाँ से जाया करेगी। 2 जो शहर हैं, रावलपिंडी और मरी, इनके हवाले से रिव्यूज़ का भी अभी फैसला नहीं हुआ था। ये अभी रिव्यूज़ लगने थे, ये रिव्यू लगने हैं, उसके बाद इन्होंने डिसमिस होना या अलाउ होना ये तब पता चलेगा। और उस ये कल वैसे फिक्स हो गए हैं ये भी, और इनकी ज़मीन के बस कितने पैसे दिए जाने हैं ये अभी तय होना है, ये भी तय होना है। और ये जमीन क्या बरकरार रहेगी या नहीं, अगर ये भी नहीं पता अभी। देखिए, अगर तो सुप्रीम कोर्ट कल ये कहती है कि हम नहीं कर सकते थे प्ली बारगेन, 460 अरब वाला सारा मामला खत्म कर देती है कि जमीन वापस सिंध गवर्नमेंट को चली जाएगी और शहरी उनको पैसे दें, जो भी अरेंजमेंट वो करते हैं, उस सूरत में फिर जो लोग बैरिया टाउन में रिहायशी हैं रावलपिंडी के, वो किधर जाएंगे, उनका स्टेक क्या होगा, क्योंकि ज़मीन तो उनको मिल नहीं सकेगी, वैसे भी लीज के ऊपर है। तो ये सारा एक बड़ा कड़मसा मचने जा रहा है। अलबत्ता आवाज़ें सुप्रीम कोर्ट से आज ये आ रही थी कि जो पैसा था वो कमेटी का भी इम्कान है कि ख़त्म कर दी जाए कल की समाअत में या मैक्सिमम उससे अगली में, और वो सारे का सारा पैसा सिंध गवर्नमेंट को, जितना अब तक बताया जा रहा है, जो मुझे आज पता चला है कि 80 से 90 अरब रुपये के दरमियान जमा हो चुके हैं किस्तों की मद में, वो सारा सुप्रीम कोर्ट मकबूल बाकर साहब को दे सकती है कि आप खर्च करें। पुराने साथी हैं जी सर मकबूल बाकर साहब सुप्रीम कोर्ट के, तो बड़ा इसका बड़ा इम्कान, और वैसे भी जरदारी साहब की वो पसंद है और पीपल्स पार्टी के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। फ़खर, आपका बहुत शुक्रिया, आप बड़े मतलब सब्र से बैठे रहे। बात आपसे मेरा सवाल सिर्फ ये है, ये आवाज़ें आ रही हैं कि ये ज़रा आर्म ट्विस्टिंग होनी है मलिक रियाज साहब की, एक उनसे बयान लेने की कोशिश की जा रही है, उनको कहीं पर उन्होंने इस्तेमाल होना है किसी को सज़ा दिलवाने के लिए, कादर ट्रस्ट का केस है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है या आपका एनालिसिस क्या है? देखें, ये बात जो आप आर्म ट्विस्टिंग की कर रहे हैं, ये बिल्कुल पाकिस्तान में जब भी कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल करना होता है तो उसमें पुरानी फाइलें जो हैं उनको खोलने का मामला जो है ना वो शुरू हो जाता है। ये बड़ा फेवरेट काम है। हाँ, अभी आपने वो देखा नहीं, वो आबिद बॉक्सर जो है वो ऑल ऑफ ए सडन जो है वो कानून की गिरफ्त में लाने की कोशिश की जा रही है। और वो आबिद बॉक्सर का नाम नाज़रीन को बताते चलूँ कि वो शहबाज शरीफ के कंटेक्स्ट में है कि उनके कहने पर जो थे ना वो लोगों का मावरा अदालत कत्ल जो थे वो करते रहे हैं, और इसलिए क्योंकि उसने यानी आबिद बॉक्सर के पास बहुत सारा एविडेंस है जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पंजाब के साबिक वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं इस वक्त जनाब शहबाज शरीफ साहब को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये अलकादिर ट्रस्ट का मामला देख लें, और ये जो जिस तरह से घुमा फिरा कर उसको इमरान खान के साथ लिंक करने की कोशिश की गई, करप्शन के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की गई, बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखें तो अब क्योंकि ये चाहे वो बैरिया टाउन कराची हो या रावलपिंडी का हो, ये हो, मलिक रियाज साहब जो हैं वो इस बारे में मशहूर है। उनका ये फार्मूला है कि फ़ाइलों को आगे चलाने के लिए पहिए उनको कैसे लगाने वो सीख चुके हैं। और इसमें यकीनी तौर पर मैं आपको ये बताऊं कि मैं उस वक़्त भी इस हवाले से मेरी रिजर्वेशंस थी कि ये जो सिंध हुकूमत ने दावा किया था कि जी ये पैसा ज़मीन हमारी है तो पैसा हमें मिलना चाहिए, हालांकि ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब सिंध हुकूमत की तरफ से जो मंतक पेश की गई थी
उसको मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद ये पैसा जो था इसका इस्तेमाल बराह रास्त वफाकी ख़जाने में ये जाके हो सकता था, या सुप्रीम कोर्ट किसी अल्टरनेट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए इसको एलोकेट कर सकती थी। अब ये नहीं है कि वो उठाकर वापस सिंध हुकूमत को दे दें और फिर वो करप्शन की नज़र हो जाए। एनी हाउ, लेकिन ये अच्छा, ये आपकी इस पे ये टेक है। लेकिन मैं एक इशू है, देखिए मलिक रियाज साहब ने जब इफ्तिखार चौधरी साहब वाला मामला था तो उनके बेटे के ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे, तो इफ्तिखार चौधरी साहब खुद सुनते रहे हर चीज़ को। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो उनकी जो तकर्री है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में डायरेक्ट चीफ जस्टिस की, वो इफ्तिखार चौधरी साहब ने की है। ये जो एक बैकग्राउंड है, कुछ लोगों से मैंने सुना, मैं एक यानी बात कर रहा हूँ कि शायद अब खासा जो इतना को आसान टाइम नहीं होगा मलिक रियाज साहब के लिए अदालत में। हाँ बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप देखें कि बेंच को हेड कौन कर रहा है, वो ये भी इम्पोर्टेंट है। और देखना ये भी होगा कि जिस तरह से वो दरवाज़ा खोलना चाह रहे हैं दोबारा से इस केस को एजिटेट करने का, कि जी हम पैसे नहीं दे सकते, इतनी वो थी, दैट इज़ ए पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन। उसमें ये नहीं हो सकता कि आप दोबारा से ये उधर पेश कर दें कि क्योंकि जी उसकी ज़मीन की वैल्यू जो थी उस सोसाइटी की इतनी बनती थी तो इसकी इतनी बनती है और मैं नहीं वो कर सकता। ये चलता रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कल की जो हेयरिंग है वो बड़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि जिस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब का और सिंध हुकूमत का गठजोड़ मलिक रियाज साहब के साथ सामने आया है, और जिस तरह से हमने देखा है कि हाँ चीफ़ जस्टिस बनने से पहले चीफ़ जस्टिस साहब जो थे वो पार्लियामेंट का दौरा भी उन्होंने किया था और वहाँ पे अलानिया ये बात की थी कि हम जो है ना आपके ख़िलाफ़ फ़ैसले में दूंगा, आप ये मत समझिएगा कि इधर आके मैं आप कल मेरे सामने जो केस आएंगे। ये बड़ा कल का जो हेयरिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी इस कंटेक्स्ट में। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, आज जो जमाल खान साहब ने जो लिखा है तहरीरी फैसला जुल्करनैन, उसमें तो बड़ा उन्होंने इस हुकूमत को बिल्कुल नंगा कर दिया और ये कहा है कि हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि ये सिर्फ सियासी बुनियादों पर आप पर्चे दर्ज कर रहे हैं, सियासतदानों के ख़िलाफ़, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ खौफ व हरास की आप एक फ़ज़ा फैला रहे हैं। और ये कैसे हो सकता है कि आपके जो चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सहाफ़ी हैं, ये एंटी स्टेट हों। आप तो इस तरह की काम करके इदारों पर से लोगों का एतमाद मजरू कर रहे हैं। और वो अमाद यूसुफ साहब को जो उन्होंने फ्री किया था, तो वो आज उसका तहरीरी फ़ैसला है। तो बहुत एक ऐसा नहीं लगता कि एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने? समीर साहब, इसी साथ ही इसी फैसले के अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो अपने इख्तियारात का जो ये नाजायज़ इस्तेमाल कर रही हैं उससे भी बेसिकली रोका गया, और कहा है कि आप अपने जो शहरी हैं उनके ख़िलाफ़ आप इस तरह के मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते। इस सारे मामले में सेक्रेटरी दाखिला को वफाकी हुकूमत ने ऑथोराइज़ किया था शहबाज गिल के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराने के लिए, लेकिन वो मुकदमा ऑथराइजेशन पता नहीं बाद में आई कि पहले आई। अलबत्ता वो मुकदमा दर्ज करवाया था जो हमारे दोस्त हैं मजिस्ट्रेट मुर्तज़ा चांडियो साहब ने। अब चांडियो साहब ने मुकदमा दर्ज करवा दिया और अदालती फैसले में भी लिखा है कि उनको बाद में ख़त व किताबत के ज़रिए सेक्रेटरी दाखिला ने परमिशन भी दे दी थी, लेकिन अदालत ने अपने फैसले में ये लिखा है कि उनको आगे ऑलरेडी डेलीगेटेड इख्तियार था फेडरल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी के पास पावर नहीं थी कि आगे डेलीगेट कर सके। तो पूरे का पूरा मुकदमा FIR उन्होंने कहा ये एक तरह से इलीगल थी, जिसको निचले फोरम्स पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट से लेके जिनके पास ये केस था हाई कोर्ट तक सबको देखना चाहिए था। उन्होंने नहीं देखा हो तो ये इलीगैलिटी की अपने फ़राइज़ से गफलत बरती है। इसके साथ उन्होंने जो अगली बात है इंपॉर्टेंट जो हम लोगों से रिलेटेड है, उन्होंने कहा कि आज़ादी इज़हार राय की बुनियाद पर सियासतदानों, सियासी कारकुनों और सहाफ़ियों के ऊपर पॉलिटिकली मोटिवेटेड FIR दर्ज की जा रही हैं, और ये तस्वुर भी कैसे किया जा सकता है कि वो एंटी स्टेट होंगे, कि वो एंटी स्टेट किसी सरगर्मी में मुलविस हो सकते हैं, खासकर इसलिए कि जब उनके नजरियात आपसे मुख्तलिफ हों। तो ये साथ उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। बिल्कुल, व्हाट डू यू से, योर कमेंट ऑन दैट? देखिए ये असर आएगा आज जो है, मेरे ख्याल में ये जो फैसला है ये एक ऐसा फ़ैसला है अपनी नौइयत का कि इसमें इस वक्त पिछले साल से लेकर अब तक हमने जो केसेस देखे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन देखी है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ जो रवैया अख्तियार किया जा रही है, ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, उन सारे मुकदमात को अगर आप सामने रखें तो ये जो फ़ैसला है
इससे ये साबित होता है कि वो सारे मुकदमात बेबुनियाद हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। दूसरी बात ये है कि आज ही एक पटिशन जो थी वो दायर हुई है और उसमें ये इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में कि जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं मजिस्ट्रेट्स की वो सस्पेंड की जाएं और जुडिशल मजिस्ट्रेट्स को जो है ना वो हैंड ओवर की जाए। तो ये इस फैसले की रोशनी में आइंदा जो निचली सतह के ऊपर जो मुकदमात हैं उम्मीद की जाती है कि वो हम ये तवक्को कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर आप देखें ना कि जो हमारे साथी अरशद शरीफ के ऊपर जो मुकदमात हुए थे, अब ये इस फैसले की रोशनी में तो ये बात सामने आ गई कि बेबुनियाद, यानी कि आप एक नेशनल मीडिया के जो पाए के जर्नलिस्ट हैं उनको यकदम जो है ना आप उनके खिलाफ सेडिशन के और उसके बगावत के मुकदमे कर दें, उसका कोई तुक नहीं बनता, कोई जवाब नहीं है। जी ज़रूर करने। ये जो आज का फैसला है जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का तहरीर करदा 11 सफ़हात पर मुश्तमिल, ये कई अहम मुकदमात की अखराज का बाइस बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही लगता है। बहरहाल देखते हैं। इजाज़त, इंशाल्लाह फिर कल आपको हम बताएंगे कि केस में हुआ क्या, क्योंकि ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको मलिक रियाज की स्टोरी नहीं देगा, वो आपको ये 66 न्यूज़ पर ही ये हम जैसे दीवाने लोग आपको ये खबर देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।